महाभारत हमारे इतिहास का वो पन्ना है जो इतने रंगों से भरा है कि उसे जितनी बार भी पलटो कुछ नया देखने को मिलता है। इस चैनल पर हम पूरी महाभारत एक ऑथेंटिक और मजेदार तरीके से सुना रहे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो लिंक आई बटन में है। इसी बीच नेटफ्लिक्स पर एनिमेटेड महाभारत आई है कुरुक्षेत्र के नाम से। तो आज मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। कहानी को कैसे पेश किया गया है, क्या चीज़ अच्छी है, क्या अच्छा नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। क्योंकि महाबालक चैनल पर हम हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, तो आइए पहले बात करते हैं उन चीज़ों की जो अच्छी हैं। सीरीज की शुरुआत में ही मेकर्स ने दिल जीत लिया गुलजार साहब का 2 मिनट का वॉइस ओवर डाल के। अपने शायराना अंदाज में जब वो महाभारत की कहानी का परिचय कराते हैं तो ऐसा लगता है मानो कानों में चाशनी उठ गई, मगर चीज़ें ज़्यादा देर शायराना नहीं रहती। मेकर्स ने नॉन लीनियर स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग चुना है इस सीरीज के लिए। इसमें कहानी को शुरू से आखिर तक ना बताकर बीच में से शुरू करते हैं और फिर कहानी लगातार आगे पीछे जाती रहती है। कभी कभी नॉन लीनियर स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग कंफ्यूजिंग हो जाता है, लेकिन इस केस में मुझे एक अच्छी चॉइस लगी क्योंकि ज़्यादातर दर्शकों को महाभारत की कहानी तो पता ही है, तो इस तरह से उसमें एक नयापन आता है। 18 दिन तक चले युद्ध में 18 कैरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 18 कहानियां दिखाई। ये भी एक अच्छी चॉइस है क्योंकि महाभारत की कहानियों में अक्सर 4-5 मेन कैरेक्टर्स पर ही ज्यादा ध्यान होता है, अर्जुन, कर्ण, भीम, दुर्योधन, श्री कृष्ण। लेकिन यहाँ हमें छोटे कैरेक्टर्स का भी पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलता है। कुरुक्षेत्र में चल रही लड़ाई के अलावा हर कैरेक्टर के मन में चल रही क्या सही है और क्या गलत है, इस लड़ाई को भी दिखाया गया है। श्री कृष्ण का विश्व रूप वाला सीक्वेंस भी अच्छा बनाया है। एनिमेटेड फिल्म होने के कारण इस तरह के सीन अच्छे बनने का स्कोप हो जाता है। ये विश्व रूप सिर्फ अर्जुन को क्यों दिखा और योद्धाओं को क्यों नहीं, इस चीज का अच्छा सॉल्यूशन ढूंढा गया है। एनिमेशन क्वालिटी अच्छी है, कैरेक्टर कंसिस्टेंसी है और मूवमेंट्स नेचुरल है। फेशियल एक्सप्रेशंस पर थोड़ा और काम किया जा सकता था, बट ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी काफी अच्छी है और ये देखकर अच्छा लगता है कि इंडियन एनिमेशन भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की तरफ बढ़ रही है। एक इंटरेस्टिंग बात देखने को मिलती है कि कुरुक्षेत्र में शकुनी लंगड़ा के चलते हैं। काफी लोग सचमुच यही समझते हैं कि शकुनी लंगड़े थे, लेकिन सच तो ये है कि महाभारत में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि शकुनी लंगड़ा कर चलते थे। फिर ये बात कैसे है? B.R. चोपड़ा की महाभारत में गूफी पेंटल साहब ने शकुनी का रोल प्ले किया था। उन्होंने इस कैरेक्टर की नेगेटिविटी को उभारने के लिए इसको लंगड़ा दिखाया, तब से ये चलन हो गया। उन्होंने राज्यसभा टीवी के एक इंटरव्यू में ये बात बताई थी, जिसका लिंक मैंने नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। बड़ा प्यारा इंटरव्यू है। एक कहावत है, गॉड इज इन द डिटेल्स, यानी किसी काम की अच्छाई या बुराई इस बात से पता चलती है कि उसकी छोटी छोटी डिटेल्स पर किस तरह से काम किया गया है। इस सीरीज की बात अगर करें तो इसमें डिटेल्स पर काफी ध्यान दिया गया है। कुछ डिटेल्स बहुत एक्यूरेट भी हैं, जैसे युद्ध के शुरू में कौरवों की ओर से उनके सेनापति भीष्म शंख बजाते हैं, लेकिन पांडवों की ओर से सेनापति नहीं बल्कि श्री कृष्ण शंखनाद करते हैं। कुछ जगह पर क्रिएटिव लिबर्टीज भी ली गई है, जैसे शिखंडी / अंबा और भीष्म की कहानी। भीष्म ने कभी भी अंबा के प्रति स्नेह नहीं दर्शाया था। शिखंडी के बाणों में इतना दम नहीं था कि भीष्म को मार सके, उन्हें मारा था शिखंडी के पीछे खड़े अर्जुन के बाणों ने। कौरव सेना का सेनापति बनने पर कई बार संघर्ष दिखाया गया। सेनापति बनने पर कर्ण ने पता नहीं कौन सी LED लाइट्स जला दी कि उसका रथ सूर्य की तरह जगमगाने लगा और सबकी आंखें चौंधिया गई। भीम जब दुशासन से लड़ता है तो श्री कृष्ण कुछ मैजिकल डोम बना देते हैं, जिससे दुर्योधन अपने भाई की मदद न कर सके। दुर्योधन युद्ध के बीच में ऋषि वेदव्यास से मिलने हिमालय पर्वत जाता है। ये सब चीजें महाभारत से भिन्न है। मुझे लगा कि उस समय के कल्चर को समझने में थोड़ी कमी रह गई। जैसे एपिसोड 1 में अभिमन्यु को बुलाया जाता है तो वो आकर अर्जुन और श्री कृष्ण को प्रणाम करता है, जबकि वहां पर युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव भी बैठे थे। चलो, नकुल और सहदेव तो उसके पिता के छोटे भाई थे, उन्हें अभिमन्यु एक बार के लिए इग्नोर भी कर देता तो इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो ऐसा कर ही नहीं सकता कि युधिष्ठिर और भीम को प्रणाम न करके उम्र में उनसे छोटे अर्जुन और श्री कृष्ण को प्रणाम करे।
उस समय की बात छोड़िए, आज भी कोई बच्चा होगा तो अपने पिताजी से पहले अपने ताऊजी को प्रणाम करेगा, अगर प्रणाम करता होगा तो। सीरीज काफी वायलेंट है, नाम ही कुरुक्षेत्र है तो ये एक्सपेक्टेड भी है, लेकिन फिर भी वायलेंस काफी है। खासकर जैसे अभिमन्यु का अंत बहुत ही वायलेंट दिखाया गया है। वायलेंस की वजह से सीरीज की रेटिंग 16+ है। ओवरऑल एक अच्छी कोशिश है। कौरव और पांडव पक्षों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसमें महाभारत की स्पिरिट को जिंदा रखा गया है। अगर आप महाभारत पढ़ें तो आप पाएंगे कि उसमें कोई भी कैरेक्टर ब्लैक या वाइट नहीं है, सब में ग्रे के शेड्स हैं। यही बात इस सीरीज में देखने को मिलती है। तो महाभारत और माइथोलॉजी के चाहने वाले इस सीरीज को जरूर देखें। मेरी तरफ से थम्स अप है।